हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ईगो वाले वीडियो के पार्ट फर्स्ट में आपने ईगो के टाइप जाने, आपने अपने आप को आइडेंटिफाई किया कि आपके अंदर ईगो कहाँ पे है या ईगो आखिर होता कैसा है। अब इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि ईगो को आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से कैसे हील करना है, अपने अंदर से कैसे बाहर निकालना है, या अगर अभी तक किसी ने आपको ईगो दिखाया, आपने किसी को ईगो दिखाया, तो उन सारे पास्ट के इश्यूज़ को कैसे हील करना है। क्योंकि पास्ट में भी हमने बहुत सारे ईगो फेस किए हैं अगर, तो वो सारी चीज़ें भी हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाती हैं। तो कभी कभी जो हमारा हैबिट और जो हमारे ये सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड पैटर्न रहता है वो हम बार बार रिपीट करते हैं। तो सबकॉन्शियसली इस ईगो को हील होना ज़रूरी होता है। हम कभी कभी नहीं चाह रहे होते हैं कि हम ऐसा करें, बट फिर भी वो हम कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो हैबिट बन गया है। बहुत टाइम से हम ऐसे माहौल में रहे हैं या यही सब देखते आए हैं, तो हमारा हैबिट बन गया है। तो वो सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, तो यहाँ से इसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम इससे फ्री हो सकें और एक बैलेंस लाइफ जी सकें। और सबसे बड़ी बात, पीसफुल और सेटिस्फाइड रहने के लिए लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ईगो रिलीज़ करना। माइंड का जो पीस आपको अपना ईगो रिलीज़ करके ही मिलेगा। अब देखिए कि ये ईगो जो होता है ना, 100% कभी जैसे ख़त्म नहीं हो पाता। आप ख़त्म कर देंगे, बाद में फिर से आपके सामने ऐसे चैलेंजेस आएंगे और फिर से आपको ईगो जैसा फील होगा, सिचुएशन आएगी ऐसी सामने आपके, तो वहाँ पे फिर से आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। मतलब कि ये बार बार आपके सामने आएगा। बट आप अगर इसको पहचानते रहेंगे कि ईगो क्या है और इसको रिलीज़ करना कैसे है, इसमें क्या हमको अंडरस्टैंडिंग रखनी है, कैसे रिलीज़ करना है, ये आपको आता रहेगा, तो उस पर्टिकुलर जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आएगा तो आप उस ईगो को ओवरकम करके आप जो वहाँ पे आपको एक्शन लेना चाहिए वो राइट एक्शन आप ले पाएंगे। बट ईगो रहेगा तो राइट एक्शन नहीं हो पाता है और माइंड का पीस भी ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है ईगो 100% कैसे हील करें पार्ट 1, तो वो वाला वीडियो वो कम्प्लीटली देख लें, तभी इस वीडियो पे आएँ, जिससे कि उनको ये वीडियो पूरी अच्छे से समझ में आए। तो 11 टाइप बताए थे हमने ईगो के, जो कि एक बुक की हेल्प लेके मैंने आप लोगों को बताया था। तो वहाँ पे आप लोगों को पता चल ही गया कि ईगो क्या क्या होता है। अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश ईगो, अपने आप को छोटा समझना भी ईगो, अगर गिल्ट है तो वो भी ईगो, अगर विक्टिम मेंटालिटी है तो वो भी ईगो, अगर अपने आप को हमेशा बचाव करके रखना है, डिफेंसिव टेंडेंसी है तो वो भी ईगो, अगर लोगों से कट कट के रहने वाली आदत है तो वो भी ईगो होता है, अटैकिंग टेंडेंसी है, अगर एंगर है बहुत ज़्यादा तो वो भी ईगो, मतलब जो अचानक से एंगर आ जाता है और हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं तो वो भी ईगो, बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग नेचर है तो वो भी ईगो होता है, और अगर हम जज करते हैं किसी को तो वो भी ईगो होता है, अगर कर्ता भाव होता है कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं, हमने लाइफ में ये किया वो किया, अगर बहुत ज़्यादा अपने आप को शो करने की जो आदत है वो भी ईगो है, और जो सेल्फ सेंटर्डनेस है वो तो ईगो है ही है। मतलब स्वार्थीपन, सब कुछ अपना अपना, यानी मेरा मेरा मैं, ये वाली जो भावना है वो भी ईगो में आता है। तो इतने टाइप के टोटल ईगो हैं। तो अब चलिए बात करते हैं कि इन सभी ईगो को हम हील कैसे करते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने सारा एग्जाम्पल देके भी आपको समझा दिया था ईगो के बारे में। यहाँ पे इन सब चीज़ों को हील कैसे करना है। हील करने के लिए, किसी चीज़ को अपने अंदर से ख़त्म करने के लिए पहला स्टेप ये होता है कि उस इशू को डीपली अंडरस्टैंड करना, और उसके बाद फिर एक स्टेप लेना कि नहीं, अब ये चीज़ मैं समझ चुकी हूँ या चुका हूँ, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा एक संकल्प अपने आप के साथ करना और एक चॉइस बनाना कि नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश। तो अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कोई क्यों करता है? समाज में उसका मान सम्मान हो, लोग उसको रिस्पेक्ट करें, और इसी की कोशिश में वो अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरे अंदर ये क्वालिटी वो क्वालिटी, मैं वो ऐसा दिखावा करने की कोशिश करते हैं। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई इनकम्प्लीटनेस है या कोई कमी है, जो अंदर ही अंदर उनको ऐसा लगता है कि ये कमी मुझे छुपानी चाहिए, और इसीलिए वो फिर उस कमी को छुपाने के लिए बड़ी बड़ी बातें बना के बताते हैं।
वहाँ पे उनकी एक कमी ये होती है कि उनके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। कहीं न कहीं वो अपने आप को ही बहुत ज़्यादा जज कर रहे होते हैं, अपनी कमियाँ निकाल रहे होते हैं, गिल्ट फ़ील कर रहे होते हैं, इसीलिए अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपनी कमी को छुपाने के लिए। जैसे कि एग्ज़ाम्पल अगर मैं लूँ, जैसे पीतल है, पीतल को चिल्ला-चिल्ला के बोलना पड़ता है, देखिए मुझे, मैं भी सोना हूँ, मैं भी सोना हूँ, बट वो सोना नहीं होता एग्ज़ैक्टली। लेकिन अगर खरा सोना है तो उसको बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। वो जानता है कि वो सोना है और लोग उसकी क्वालिटी से उसको पहचान लेते हैं कि वो सोना है। अगर खरा सोना है तो उसको अपनी क्वालिटी को शो ऑफ़ करके या चिल्ला के बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑलरेडी सबको पता लग जाता है कि वो एक मूल्यवान चीज़ है मतलब बहुत कॉस्टली चीज़ है। तो सिंपली इसे हील करने के लिए सिंपली आपको अपने दिमाग में एक चॉइस बनाना है कि आपको ऐसा कभी नहीं करना है कि अपने आप की प्रशंसा करें या अपने आप को शो ऑफ़ करने की कोशिश करें। हमेशा सिर्फ अपनी क्वालिटीज़ के पीछे भागें, अपनी क्वालिटीज़ से लोगों को सिद्ध करने की कोशिश करें कि हाँ, आप में कोई बात है। अगर बहुत टाइम तक आप सक्सेस नहीं हो पा रहे तो कोई बात नहीं, आप अपने अंदर संतुष्टि रखें, मेहनत करते रहें और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आपकी क्वालिटीज़ खुद लोगों के सामने शो हो जाएगी। तो सिंपली इस इशू को हील करने के लिए आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, अपने अंदर अपनी क्वालिटीज़ को डेवलप करना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी पे ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको। आप जैसे भी हैं वैसे ही अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और दूसरों के आगे शो ऑफ करना बंद करना पड़ेगा और अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी है तो या तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हाई दिखाने की कोशिश करेंगे या खुद ही गिल्ट फील करते रहेंगे, अपने आप को कम समझते रहेंगे। तो ये दोनों इश्यूज सेल्फ़ कॉन्फिडेंस सेल्फ़ लव से हील होंगे। अपने अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और अपनी क्वालिटीज़ को डेवलप करने के लिए गॉड से क्लेम कीजिए और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को अपने अंदर इन्वाइट कीजिए सबकॉन्शियस में। और नेक्स्ट इशू है गिल्ट और विक्टिम मेंटालिटी। तो इसको कैसे हील करें? मैंने बताया था कि खुद को कोसना मतलब कि गिल्ट में रहना, ठीक है, और दूसरों को कोसना मतलब कि विक्टिम मेंटालिटी। तो इन दोनों इश्यूज़ आपस में रिलेटेड हैं, दोनों ही दूसरों को कोसने पे हैं, चाहे खुद को आप कोस रहे हैं चाहे दूसरों को कोस रहे हैं। तो देखिए, अगर आप खुद को ही बहुत ज़्यादा कोस रहे हैं तो आप और ज़्यादा लोअर एनर्जी में जाएंगे और ज़्यादा नीचे गिरेंगे, अपने आप के बारे में बहुत सारी हीन भावनाएं आप बना लेंगे। अगर आप दूसरों को कोसते हैं तो इसका मतलब आप अपनी लाइफ की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हर किसी के सुख और दुख के जिम्मेदार वो खुद होता है। तो आप इसका मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, आपके साथ जो हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं ले रहे, उसका सारा क्रेडिट आप दूसरों को थोप रहे हैं। तो अगर आप खुद को कोसते हैं तो अपने आप को कोसना बंद कीजिए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी कमियों को एक्सेप्ट कीजिए और उसको सुधारने के लिए कोशिश करते रहिए। अभी जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ वो आपको स्टेप्स लेके हील करना है। और जो मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगी कि सबकॉन्शियस माइंड में गॉड से क्लेम करके मेडिटेशन करके कैसे हील करते हैं, ये भी बताऊंगी। 100% परफेक्ट तो कोई नहीं होता, तो फिर आप कैसे परफेक्ट हो सकते हैं? तो बिल्कुल अपने आप को एज इट इज़ एक्सेप्ट कीजिए। और अगर आप दूसरों को कोसते हैं तो आप अपने लाइफ में होने वाले अच्छी बुरी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। उसका रीज़न किसी और को मत ठहराइए, उसका रीज़न खुद हैं आप। अपने सुख और दुख के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं और ये सत्य है, सब लोग ये बताते हैं, इसको एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि खुद की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला इंसान अपनी लाइफ के हर प्रॉब्लम का सलूशन खुद ढूंढने में लगा रहता है, ना कि दूसरों को ब्लेम करने में। क्योंकि उसको पता है कि मेरे लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूँ। तो वो ट्राई करता है, मेहनत करता है कि इस चीज़ को कैसे बदला जाए, कैसे मैं अपनी लाइफ में हैप्पीनेस ला सकूँ। बट अगर आप दूसरों को दोष देते हैं तो इसका मतलब आप दूसरे के ऊपर थोप के, आरोप लगा के आप फ्री बैठ जाएंगे और अपने लिए कुछ नहीं करेंगे। इसलिए खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़रूरी है। नेक्स्ट इशू है डिफेंसिव टेंडेंसी। जब आपको कोई कुछ बुरा बोल देता है, भले गलती उसकी हो आपकी गलती ना हो, वो अननेसेसरी आपको कुछ उल्टा सीधा बोलता है क्योंकि उसका माइंडसेट कुछ और है, वो नहीं पसंद करता तो कुछ भी बोल देता है। तो यहाँ पे हमारे अंदर गुस्सा आता है, या फिर हम जब तक उसको वापस रिप्लाई नहीं कर देते या उसको वापस बोल नहीं देते तब तक हमारे मन में बिल्कुल एक कांटा जैसा चुभा रहता है कि हम कब उसको निकाल दें, है ना, या उसी थॉट के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। तो इस चीज़ को कैसे हील करें? इसके लिए आप 2 मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जिसने आपको जो कुछ भी बोला, अगर आपको उसको कुछ भी बोलना है तो आप उसको मैसेज टाइप करें, उसको जो लिखना है जो बोलना है आप बोल दें और उसके बाद आप उस मैसेज को डिलीट कर दें। उसको भेजिए मत, डिलीट कर दीजिए। या फिर आप पेपर पे लिखें जो भी उसको बोलना है, या आपके मन में जो भी गुस्सा आ रहा है उसके प्रति आप पेपर पे लिखें और उसके बाद फिर उसको फाड़ के फेंक दें।
या जला दें। लिखने से आपके सारे इमोशन उस पेपर पे आ जाते हैं और आपको खुद ही थोड़ा सा दिखने में समझ में आने लगता है कि मैं ये क्या कर रही हूँ या मैं ये क्या कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो उसमें आपको वर्ड्स अपने दिखाई देते हैं, आपके मन के भाव उस पेपर पे प्रकट होते हैं। जब आप अपने ही मन के भाव को फिर से पढ़ते हैं ना कि अरे मैंने ये क्या लिखा है, मैं ऐसा ऐसा क्या कर रही हूँ, मैं ऐसा कैसे बोल सकती हूँ, तो आपको अपने आप ही रियलाइजेशन होने लगेगा कि ये करना सही नहीं है। उसने किया तो ठीक, उसका ईगो था, अगर मैं भी ये चीज़ कर रही हूँ तो मुझे ये नहीं करना चाहिए। वहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकने का समय मिलता है। बहुत गुस्सा आया, गुस्से में आपने रिप्लाई किया तो वहाँ पे आपको रुकने का बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। अगर आपने लिख दिया जो कुछ भी आपको उसको बोलना है और उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया कि मैं जो इसको बोलना है पहले वो लिखूँगी और उसके बाद रिप्लाई इसको करूँगी, तो ऐसा करने से पहले जब आप लिखेंगे तो आधे इमोशन तो आपके पेपर पे उतर गया, आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि ये आप क्या करने जा रही हैं और फिर आप उसको रिप्लाई भी नहीं कर पाएंगे, उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। मतलब अपने ईगो को शांत करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया मेथड है। ऐसा करके आप अपने बहुत सारे रिलेशनशिप को ख़राब होने से बचा सकते हैं। खामखा किसी को अगर रिप्लाई करके किसी से लड़ाई करने के बाद जो अंदर एक अजीब सा गिल्ट फील होता रहता है कि मैंने ये क्या किया, उससे बच सकते हैं। और यकीन मानिए अगर किसी ने आपको बुरा बोला, ठीक है, उसके एवज में आपने उसको रिप्लाई कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल इग्नोर कर दिया, तो उसके बाद आपको इतना अच्छा सेटिस्फेक्शन महसूस होगा ना कि वाह मैंने कितना अच्छा इसको बर्दाश्त कर लिया, मैंने रिप्लाई नहीं किया, वाह। मतलब एक फीलिंग अच्छी होती है कि मैंने कर दिखाया है, मैंने कर लिया। तो बिल्कुल अटैकिंग मोड में ना रहें। अटैकिंग वाला जो मोड है कि हमको अचानक से गुस्सा आता है और हम किसी को रिप्लाई करने लगते हैं, उसमें भी ये मेथड काम आएगा, उसको भी आप ऐसे हील कर सकते हैं। अगर सामने वाले की गलती है तो, अगर आपकी गलती है तो आप उस गलती को राइट नाउ सुधारें। किसी से माफ़ी, जिसको भी आपने कुछ बोला उससे माफ़ी मांग ले। माफ़ी मांगना कोई गलत बात नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि मेरा ईगो हर्ट हो रहा है माफ़ी मांगने से, तो आप भगवान को याद करें कि भगवान ने आपके ईगो को हर्ट करने के लिए ही आपको यहाँ भेजा है। सारा ईगो अगर आप शटर करेंगे तो उससे वो सामने वाला पर्सन खुश हो ना हो, वो चाहे जो भी सोचे, लेकिन गॉड वहाँ पर देख रहे हैं, वो ज़रूर खुश होंगे। तो गॉड को खुश करने के लिए सारा काम कीजिए, ना कि आसपास के लोगों को खुश करने के लिए, क्योंकि हमारी जर्नी ही गॉड की जर्नी है, गॉड तक पहुंचने की जर्नी है। तो वो खुश रहें ये मायने रखता है। सामने वाले आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी नैया पार लगाने वाले भगवान हैं और वो आपसे खुश हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जब आप अपना ईगो शटर करते हैं, जब आप किसी को रिप्लाई नहीं करते हैं, जब आप किसी के ऊपर अटैक नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा एंगर में, अगर आप किसी की बात बर्दाश्त कर लेते हैं, अगर वो गलत है आपको दिख रहा है, तो गॉड आपसे खुश होते हैं। और हाँ, जहाँ ज़रूरत है रिप्लाई करने की वहाँ आप रिप्लाई कर सकते हैं। वो अपने आप ही आपको इंट्यूशन आ जाएगी कि यहाँ पे करना ही करना है रिप्लाई, कुछ तो बोलना है। और आपको जो भी बोलना हो उसको एक बार लिख लें और उसके बाद उसको बोलें। लिखने के बाद जब आप उसको बोलेंगे तो आपका जो वर्ड होगा उसको बोलने का, वो थोड़ा तरीका तो पहले नॉर्मल हो जाएगा। उतना जो अग्रेसिव पहले आप बोलने वाले थे उतना अग्रेसिव नहीं बोलेंगे, थोड़ा सोच समझ के बोलेंगे, तो वो बात वहाँ पे आप बना सकते हैं, एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इशू है कंप्लेनिंग नेचर। कंप्लेनिंग नेचर में भी यही होता है कि हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, अपनी गलती नहीं देख रहे होते हैं, हम दूसरों को कंप्लेन करते रहते हैं अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स के लिए। तो दूसरों को कंप्लेन नहीं करना है, खुद को एक्सेप्ट करना है, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ठीक है। और आपकी ज़िंदगी में जो अच्छा हो रहा है जो बुरा हो रहा है उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, ये अपने दिमाग में उतार लीजिए। आपका ये वाला ईगो ज़्यादातर ख़त्म हो जाएगा। राइट नाउ सोचिए कि आपकी ज़िंदगी में जो हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, आपके खुद के कर्मों की वजह से हो रहा है। आपने कहीं ना कहीं कुछ गलती करी है, आपके अंदर कोई इशू है, इसी वजह से हो रहा है। तो राइट नाउ वहाँ पर रुक जाएँ और उस इशू को हील करने की कोशिश करें। इस इशू को देखें, उसको लिख के भी आप रिलीज़ कर सकते हैं शैडो वर्क के थ्रू। इस इशू को हील करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्सेप्टेंस मोड में रहना। आप हर किसी को, हर कोई परफेक्ट तो नहीं है, तो हर किसी को उसके असली रूप में एक्सेप्ट कीजिए। हर कोई परफेक्ट नहीं है, आप खुद भी परफेक्ट नहीं है। सामने वाले के गुणों को देखना शुरू करिए, क्योंकि ये जो कंप्लेनिंग नेचर है, हम यही करते हैं कि सामने वालों के अंदर सिर्फ गलतियाँ ढूंढते हैं और इसी की वजह से उनको कंप्लेन करते हैं। तो उनके अंदर क्वालिटीज़ देखिए, उनके क्वालिटीज़ की तारीफ़ करना शुरू कर दीजिए। उनके अंदर जो बची कुछ नेगेटिविटी आपको दिख रही है उसको इग्नोर करना शुरू कर दीजिए। बट अगर उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही नेगेटिविटी है तो उसको एकदम से इग्नोर कर दीजिए। फिर उसके साथ ज़बरदस्ती रहने का क्या मतलब है। अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि ज़बरदस्ती उसके साथ रहना ही पड़ रहा है, तो आप उसको
उसकी बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए। आप ये अंडरस्टैंड कर लीजिए कि ये ऐसा ही है, ऐसा ही करेगा तो मैं इसकी बातों को इग्नोर करके हमेशा चलूँगी या चलूँगा। उसको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर लीजिए और जाने अनजाने कई सारी बार आप उसकी तारीफ़ कर दीजिए, बहुत बार उसकी तारीफ़ कर दीजिए, अपने आप ही उसका नेचर आपके लिए चेंज हो जाएगा। अननेसेसरी तारीफ़ कर दीजिए तो भी चेंज हो जाएगा। अगर आपका कंप्लेनिंग नेचर है तो आप लोगों की तारीफ़ करना शुरू कर दीजिए, उसका नेचर आपके लिए चेंज हो जाएगा। कंप्लेनिंग नेचर और जजमेंट नेचर वो लगभग सेम है। जजमेंट में क्या होता है कि जजमेंट में हम दूसरों को जज कर रहे होते हैं, हमने अपने आप ही पहले से उसके बारे में कुछ सोच बना ली है अपनी, और उसी के अकॉर्डिंग हमेशा उसको जज करते हैं कि नहीं ये तो ऐसा ही है, वो तो वैसा ही, ये तो सुधर ही नहीं सकता, ये सुधर ही नहीं सकती। हमने अगर किसी के बारे में नेगेटिव सोच बना ली, उसको जज कर लिया, तो हमेशा हम उसको उसी तरीके से देखते हैं। उसकी अच्छाइयाँ भी फिर हमको नहीं दिखती हैं, उसके साथ हम एक अच्छा बिहेवियर कभी कर भी नहीं पाते हैं और एक अच्छा जो दिल का रिश्ता उसके साथ बन भी नहीं पाता है। और फिर शुरू होता है कि हम आपको जज करेंगे और आप हमको जज करो, ऐसा वाला शुरू हो जाता है। तो फिर इसमें मेंटल पीस पूरा खो जाता है। या आप ही इग्नोर कर दीजिए हमेशा के लिए, उससे मेडिटेशन में माफ़ी मांग लीजिए, या उससे अपने एनर्जेटिक कॉर्ड कट कर लीजिए, उससे दूर हो जाइए, उसको जज करना बंद कीजिए। अगर आप ज़्यादा ही जज करें तो उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दीजिए, उसकी शक्ल तक मत देखिए, सॉल्व हो जाएगा ये प्रॉब्लम। या फिर अगर आपको उसके साथ रहना ही पड़ रहा है तो आप उसकी छोटी छोटी बातों को दिल में टच होना बंद कर दीजिए, इग्नोर किया करिए। मतलब एक रिफ्लेक्शन, जैसे कि कोई बात उन्होंने बोली आपके दिल तक नहीं पहुंची, वहीं से बाहर से सरफेस से ही रिफ्लेक्ट हो गई, अंदर तक नहीं गई वो, ऐसी आपको आदत डालनी पड़ेगी। ऐसा आपको अपना बनाना पड़ेगा माइंडसेट, जिससे कि आपको उसकी कोई भी बात बुरी ना लगे। एक और प्रकार का ईगो होता है कर्ता भाव, कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ज़िंदगी में ये अचीव किया, या फिर हमने ऐसा किया, हमारे अंदर ये काबिलियत, मैंने ये किया। तो ये होता है कर्ता भाव, कि हम ज़िंदगी में कुछ कर लेते हैं, अगर कुछ अचीव कर लेते हैं या जाने अनजाने हमसे कुछ अच्छा काम हो जाता है तो हमेशा उसको गाते रहते हैं कि हमने ये किया वो किया। अब अपनी सफलता के बारे में भी बताना ये बहुत ज़्यादा ईगो तो नहीं होता है, क्योंकि दोनों में बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर लोगों को मोटिवेट करने के लिए या लोगों को कुछ लर्निंग देने के लिए आप चीज़ें बता रहे हैं तो ठीक है, ये अच्छा है। बट अगर आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या लोगों का रिस्पेक्ट पाने के लिए, लोगों की नज़रों में बड़ा बनने के लिए चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं अपने बारे में कि मैंने ये किया वो किया, तो गलत होता है ये। इसे हील करने के लिए सिंपली ये करना होता है कि अपने सभी कर्मों को, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, वो गॉड को सरेंडर कर देना होता है। आपके अगर कोई गुरु है तो गुरु को सरेंडर कर दीजिए, जैसे मैं साईं बाबा को सरेंडर करती हूँ। तो अच्छा काम किया तो भी साईं को सरेंडर, बुरा काम किया तो भी साईं को सरेंडर। अब इसको एग्जैक्टली करते कैसे हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ। एक बढ़िया सा एग्जाम्पल दूंगी मैं कि सरेंडर करने से अच्छे बुरे कर्म आपको बेनिफिट क्या मिलता है। कुछ महीने पहले बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में मुझे आ रहा था कि डोनेशन करना है, लोगों की मदद करनी है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था इसको करना कैसे है। आसपास में देखती तो कोई ऐसा मुझे मिलता नहीं, अकेले मैं कहीं जा नहीं सकती लोगों को ढूंढने की किसको डोनेट करूँ। और ड्रीम में लगातार गॉड के मैसेजेस कि आप डोनेट करो डोनेट करो। मैंने अपने भाई को बोला, उसने भी मना कर दिया। मैंने एक दो लोगों को और बोला, उन्होंने भी मना कर दिया। अकेले मुझे थोड़ा अजीब लगे कि मैं अकेले कहाँ जाऊँ, किसको ढूंढूं, किसके घर में क्या जाऊँ डोनेट करने। बट ड्रीम्स लगातार आते रहे तो मैं बिल्कुल परेशान हो गई, फ्रस्ट्रेट हो गई। मैंने सोचा कि बस ये कर्मा मैं आपको सरेंडर करती हूँ। मतलब कि मैं आज ज़िंदगी में अच्छा कर रही हूँ तो भी आप कर रहे हैं, बुरा कर रही हूँ तो भी आप कर रहे हैं। मैं हमेशा पहले भी सरेंडर करती थी, तो इस मोमेंट में भी मैंने सोचा कि ये भी मैं गॉड को सरेंडर करूँगी, क्योंकि अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ तो कहीं ना कहीं आप मुझे वो रास्ता नहीं दिखा रहे हैं, मेरे लिए वो डोर नहीं खोल रहे हैं कि मैं जाके कहीं कर पाऊँ। या मैं कोशिश तो कर रही हूँ बट मेरे लिए ऐसी संभावनाएं नहीं बन पा रही हैं कि मैं कर पाऊँ। तो क्या हुआ, जब मैंने पूरा कर्मा सरेंडर कर दिया, मैंने कहा मैं आप टेंशन फ्री होती हूँ, अगर आपको मेरे से ये काम करवाना है तो आप ही मेरे लिए रास्ता खोलिए। तो हुआ क्या, बिल्कुल मिरेकल हो गया। उसके 2 दिन बाद ही मैंने बहुत ज़्यादा क्रेविंग हुई कि मैं अपने भाई को बोलूँ, तो मैंने फिर से उसको बोला, उसको मनाने की कोशिश की, वो मान गया, खुल गया डोर। तो उसके बाद मैं, मेरे भाई और मेरी बहन, छोटे छोटे हैं लेकिन फिर भी हम सारे गए। हम एक मंदिर के पास में गए जो हमारे घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पे है। उसके आसपास के बहुत सारे एरिया में जो गांव के लोग थे, गरीब थे, वहाँ की महिलाओं से मिले, जो गरीब महिलाएं थी उनको डोनेशन किया। ऐसे घूम घूम के पूरा दिन हमने वहाँ इन्वेस्ट किया। तो ये चीज़ पहले मेरा भाई करने के लिए रेडी ही नहीं था, बिल्कुल रेडी नहीं था, और अचानक ही वो रेडी हो गया। मतलब ऐसे जब मैंने क्लेम किया तो ये एक मिरेकल ही था। तो मुझे समझ में आया उस दिन बहुत अच्छे से कि हर कर्मा भगवान को अगर हम समर्पित करें तो कितना मिरेकल हो सकता है, या हम भी नेगेटिव कर्मा से मुक्त हो जाते हैं कहीं ना कहीं।
और फिर ना हमारे अंदर फिर ईगो रहता है, क्योंकि हमें ईगो से भी फ्री हो गई कि कोई चीज़ मैंने की, वो मैंने नहीं की, वो तो गॉड ने करवाई। जो मेरे पास था वो भी गॉड का था, और जो मैंने किया वो भी मैंने नहीं, गॉड ने किया। तो यहाँ पे पूरा ईगो शटर हो जाता है। ना कुछ अच्छा करने का ईगो अंदर आता है और ना कुछ बुरा करने का गिल्ट आता है, सब कुछ गॉड को सरेंडर। कई बार तो ऐसी ऐसी सिचुएशन भी सामने आती है जहाँ पे ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ पे रिप्लाई करना चाहिए, यहाँ पे तो गलत हो गया, बट वहाँ पे भी मैं रुक जाती हूँ और गॉड से पूछने जाती हूँ कि साईं बाबा आप अगर कहेंगे कि मैं रिप्लाई करूँ तो करूँगी, अगर नहीं कहेंगे कि रुक जाओ कहेंगे तो मैं रुक जाऊँगी। उसके बाद टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ और गॉड से साइन मांगती हूँ। अगर उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई यहाँ पे आप रिप्लाई कर सकते हो तो वहाँ पे कर देती हूँ, नहीं कहते हैं तो नहीं। और ज़्यादातर मोस्टली यही आता है कि नहीं करो, तो नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे रुकने की आदत पड़ गई और रुकते रुकते क्या हो गया कि अब तो बिल्कुल ही इग्नोरेंस आ जाता है। कोई कुछ भी बोल दे, इग्नोरेंस आ जाता है कि चलो इसको इग्नोर करो, चलो छोड़ो, हम सही हैं, मैं खुश हूँ, मेरे गॉड खुश हैं, और क्या चाहिए। तो ऐसा करके सबको इग्नोर कर देती हूँ। ये मेथड भी आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं ईगो को पूरी तरीके से शटर करने के लिए। आपके अंदर ईगो शटर होगा तो डेफिनेटली आपके डीएम के अंदर ईगो शटर होगा, धीरे धीरे करके। 100% ईगो एक ही बार में शटर नहीं होगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बार बार आपके सामने सिचुएशन आएगी और आपको वहाँ पे प्रैक्टिस करने, पहले तो आप हील करने का प्रयास कीजिए। जब हील करते रहेंगे उसके बाद गॉड आपके लाइफ में ऐसे ऐसे सिचुएशन भी डालेंगे, वहाँ पे अगर आपने सही से एक्ट किया तो समझ लीजिए कि आपका ईगो हील हुआ। अगर सही से आपने रिएक्शन नहीं किया, ईगो में बह के आपने कोई चीज़ कर दी, तो मतलब वो हील नहीं हुआ है। और ज़्यादातर होता भी यही है। यहाँ पे जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ईगो हील करने की, वो एक्शन लेवल पे, क्योंकि ईगो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल टफ बैठ जाती है। तो इसको एक्शन लेके भी सॉल्व करना होता है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मेडिटेशन के भरोसे बैठ के इस सब चीज़ों को हील कर सकते हैं। एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। अपने आप को कंट्रोल करने की भी कोशिश आपको करनी ही पड़ेगी, जब ही हो पाएगी ये चीज़ें। फियरलेस होने की ज़रूरत पड़ेगी, एक माइंड सेट क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी, अपने माइंड को क्लियर करने की ज़रूरत पड़ेगी, अपने चॉइसेस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ ईगो दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना है, कितना ईगो आपका शटर होना चाहिए, कितनी की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में क्लियर करिए। आपके लाइफ में कौन कौन आपको ईगो दिखाते हैं, किन से आपको ईगो ख़त्म करने की ज़रूरत है, किन से फॉरगिवनेस करने की ज़रूरत है। बहुत ही फाइन लाइन होती है ईगो और सेल्फ़ रिस्पेक्ट में, आपको इसको समझना है। अब आपको पता है कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट क्या होता है और ईगो क्या होता है, तो आप डेफिनेटली इसको अगर समझ गए हैं तो आप समझ पाएंगे। आपका दिल अंदर की अगर इंट्यूशन सुनेंगे तो हमेशा वो बता देगी कि भाई ये सेल्फ़ रिस्पेक्ट है कि ये ईगो है आपका। आपके अंदर की अंतरात्मा आपसे झूठ नहीं बोलेगी, क्योंकि अंदर गॉड बैठे हैं, वही आपको गाइड करते हैं। अगर आप अपने अंदर की आवाज़ सुनना सीख जाएँ तो हमेशा आपको अंदर से गाइडेंस मिलेगी। अब अपने सबकॉन्शियस माइंड से इसको हील करने का क्या तरीका है, स्टेप्स लेके, स्टैंड लेके, चॉइसेस बना के हील करना, तो मैंने आपको सिखा दिया कि अपने अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप कीजिए, चॉइसेस लीजिए, गॉड को इनवाइट कीजिए, क्लेम कीजिए, अपने अंदर ये सारी चीज़ें लेके आइए, हील होगा। लेकिन अब सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें बैठी होती हैं, तो कभी कभी हम चाहते भी हैं कि ये ख़त्म हो, बट वो होता नहीं है। ये सबकॉन्शियस माइंड का इशू आज आपको समझ में आ गया। आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं अब आप हील कर लेंगे, लेकिन बाद में जब सिचुएशन आपके सामने आती है फिर ये चीज़ सरफेस पे आ जाती है। फिर आपको गिल्ट फील होता है, अरे मैंने तो सोचा था नहीं करूँगी, मैंने तो ये सोचा था, वो सोचा था, मुझसे फिर से ये गलती हो गई, मैंने फिर ये कर दिया। फिर आपके अंदर गिल्ट आने लगता है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, फिर ये कैसे मैं इशू हील करूँ, मैं कैसे अपने आप को ठीक करूँ, ये सब आने लगता है। तो क्यों आने लगता है? क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस में माइंड में स्टोर है। आपने आसपास बचपन से यही सब तो देखा है, बचपन से आपका बिलीफ सिस्टम, आपका सबकॉन्शियस माइंड यही सब चीज़ें अब्जॉर्व कर रहे हैं। इवन आपके हैबिट में भी ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो फिर इतना जल्दी कैसे रिलीज़ होगा? इसके लिए तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको कई बार। तो अब सबकॉन्शियस माइंड से इसको हील करने का तरीका है, पहला तो शैडो वर्क से लिख लिख के चीज़ें हील कीजिए, जैसा मैंने बताया था आपको। और जो चीज़ें लिखने की ज़रूरत है उसको लिख के कीजिए। जो फॉरगिवनेस करने की ज़रूरत है, सभी लोगों को जिन्होंने आपको ईगो दिखा उनको इनवाइट कीजिए, उनकी सोल से फॉरगिवनेस मांगिए, गॉड से फॉरगिवनेस अपने हार्ट में क्लेम कीजिए।
और उनको रिलीज़ कीजिए, उनके साथ कॉर्ड कटिंग कीजिए, दिल से उनको माफ़ कीजिए जिन्होंने आपके साथ बुरा किया या ईगो दिखाया। बेसिकली जिनको आप ईगो दिखाते हैं या ऐसे कुछ लोग आपके आसपास जिनसे आपको जेलसी होती है या ईगो आता है सरफेस पे आपके, उनको देख के उनसे इरिटेशन होती है, तो वो भी आप अपने अंदर ही रिलीज़ कीजिए फॉरगिवनेस करके, या अपने थॉट, अपने चॉइसेस बना के, या अपना माइंडसेट क्लियर करके। माइंडसेट क्लियर कैसे करने, ये सारा अभी मैं बताई हूँ। वही सारी चीज़ें अपने दिमाग में लेके आइए, अपने बिहेवियर में लेके आइए, आपका माइंडसेट क्लियर होगा कि कोई भी कुछ भी जिसके पास है वो डिज़र्व करता है, कहीं ना कहीं उसकी मेहनत है, कहीं ना कहीं इसीलिए उसके पास है। तो आपको किसी से जेलसी रखने की या फिर किसी को जज करने की, कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो है वो आपके खुद के कर्म, आपके खुद की मेहनत, उन सब भी चीज़ों का फल है। अगर आपकी मेहनत का फल अभी नहीं मिला तो बाद में मिलेगा, लेकिन आप भी वहाँ तक पहुँचेंगे अगर मेहनत करते हैं। तो बिल्कुल कंप्लेन मत करिए, जज मत करिए, और इन सारे लोग जो आपके ऐसे लाइफ में हैं उन सभी से फॉरगिवनेस करिए। मेडिटेशन में बैठ के इसको हील कीजिए। किसी से लिख के करने की ज़रूरत है तो लिख के अपने इमोशन को बाहर लेके आइए। किसी से फॉरगिवनेस मांगने की ज़रूरत है तो उसको फॉरगिवनेस में मेडिटेशन में बुलाइए, उससे फॉरगिवनेस कीजिए। कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन बनाइए, और जो सारी चीज़ें मैंने एक एक करके सबको बताया कि कैसे हील करना है, तो इन सभी चीज़ों को लिख लीजिए एक अफर्मेशन की तरह, और उस अफर्मेशन को रोज़ क्या मतलब हफ्ते में 2 या 3 बार मेडिटेशन में भगवान को इनवाइट करके क्लेम कीजिए उनसे कि ये सारी चीज़ें आपके अंदर आए, और कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए। होता नहीं है कि जैसे भगवान को इनवाइट किया और हमने उनसे एक्सेप्टेंस एनर्जी मांगी, फॉरगिवनेस एनर्जी मांगी। अगर हम किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, हम उनसे क्लेम करते हैं कि हमारे अंदर अगर जेलसी है तो ये जेलसी इशू रिलीज़ हो, हमको फुली सरेंडर करते हैं और अपने सारे एक एक इशू को उनको समर्पित करते हैं। बोलते हैं कि आप इसको ले लीजिए, अब इसको मैं नहीं रख पाऊँगी, आपके चरणों में इसको सरेंडर करती हूँ। ऐसे करके सारे इश्यूज़ जो एक एक आपके अंदर जो भी हो, आपके अंदर एक एक इशू को सरेंडर करिए, समर्पित कीजिए, उनको अपने अंदर से रिलीज़ कीजिए, उनको बोलिए कि वो ले ले, और आपके अंदर वो जो सारी क्वालिटीज़ जो आपने अपने अंदर लानी है, जो भी अभी मैंने बताई सारी, वो सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर क्लेम कीजिए। सिंपली आपसे नहीं होगा, आपके सबकॉन्शियस में बैठा है ना, तो आपसे नहीं होगा। आपने सिर्फ सोच रखा है कि आपसे नहीं हो पाएगा। जब आप गॉड से क्लेम कर लेंगे और आप वहाँ पे गॉड का हेल्प एंड सपोर्ट इनवाइट कर लेंगे, तो आपको लगेगा कि बस अब आपसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भगवान इन्वॉल्व हैं, अब ये यहाँ पे भगवान करेंगे। इसीलिए आपको वहाँ पे एक पॉजिटिव वाइब मिल जाती है, एक सपोर्ट अंदर से मिल जाता है कि अब तो गॉड है यहाँ पे, अब तो वो करेंगे। और डेफिनेटली ये सपोर्ट मिलता भी है अगर आप गॉड से क्लेम करते हैं, अगर गॉड को आप इन्वाइट करते हैं, अगर आप गॉड से उस जगह पे वो सारे पॉजिटिव क्वालिटीज़ क्लेम करते हैं, तो वो देते हैं वो चीज़ आपको। अगर आप उनको सरेंडर करते हैं, अपनी नेगेटिविटी सब चीज़ों को देख के समझ के, और उनको सरेंडर करते हैं कि आप जैसा कहेंगे वैसा करूँगी, ये सारी चीज़ें ले लीजिए नेगेटिविटी, तो वो ले लेते हैं। सबकॉन्शियस हीलिंग ऐसा ही होता है, और हम सारा सबकॉन्शियस हीलिंग इतने दिन से कर रहे हैं, हमने देखा है इसका इफ़ेक्ट। आप में से भी बहुत सारे लोग सबकॉन्शियस हीलिंग लिए होंगे मेडिटेशन, तो आप लोग भी देखते होंगे किस तरीके से हम गॉड से क्लेम करते हैं या गॉड को इनवाइट करते हैं या सारी चीज़ें गॉड को सरेंडर करते हैं, सोचते समझते हैं, उसको रिलीज़ करते हैं, तो वो हो जाती है। और कैसे मिरेकल होते हैं, लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं, वो चीज़ हील हो जाती है, वो इशू। तो डेफिनेटली इसका इफ़ेक्ट तो पड़ता है। अगर आपको करना आता है तो आप बैठ के जैसे जैसे मैंने बताया वैसे कीजिएगा, अपने अंदर थोड़ा सा डीप जाके, तो ये हो जाता है हील। और सारी हीलिंग करने के बाद उनको ग्रैटिट्यूड पे कीजिएगा, और जिन एंजल को, जिन गुरु को आप मानते हैं, उन्हीं को इनवाइट करके अगर आप ये चीज़ करेंगे, जिन पे आपकी बहुत श्रद्धा है, तो ये और अच्छे से हील हो सकता है। तो सबकॉन्शियस लेवल पे इसको कैसे हील करते हैं ये भी बता दिया मैंने, और थॉट के लेवल पे स्टेप्स लेके कैसे हील करते हैं ये भी बता दिया। अगर आप इन सब चीज़ों को, ईगो को डीपली सोच समझ के हील करते हैं, तो आपके डीएम के अंदर चेंजेस क्यों नहीं आएंगे? आखिर वो गॉड क्या इंतज़ार कर रहे हैं? वो यही तो चाहते हैं कि आप अपने अंदर ये सारी चीज़ें रिलीज़ करें। अगर आपके अंदर कोई इश्यूज़ रिलीज़ होता है तो डेफिनेटली आपके डीएम के अंदर चेंजेस आते हैं। अगर आपका ही ईगो ख़त्म हो जाएगा तो आपके डीएम के अंदर का भी ईगो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो ईगो होता है ना, वो हमारे अंदर सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, और ये ही रिलीज़ हो गया अगर, तो हम बहुत ही ज़्यादा अपने आप को प्योर महसूस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा प्योर महसूस करेंगे। फिर डिज़ायर, पता नहीं क्या क्या, वो सारी एक्सपेक्टेशन, वो सब ऑटोमेटिक बहुत कम लगने लगती है, और ऑटोमेटिक हम ईश्वर के और ज़्यादा अपने आप को पास फील करते हैं, जिससे कि गॉड का सपोर्ट वगैरह भी हमको और ज़्यादा मिलने लगता है।
है ना, ईगो जिसके अंदर कम है, जो ग्राउंड टू अर्थ है, भगवान उससे ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे बच्चे उनको बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। तो भगवान से जो कनेक्टेड हो गए, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आना या फिर भगवान उसको रोता हुआ तो देख नहीं सकते, हमेशा उसका सपोर्ट करते हैं, हमेशा उसके साथ रहते हैं। उसका दुख उनको अपना दुख लगता है। ये चीज़ मैंने हमेशा फील करी है कि भगवान कितना ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं अगर आप उनसे बिल्कुल ट्रू लव करें तो। आप लोग इन सारी चीज़ों को खुद से हील करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको किसी टाइप की हेल्प चाहिए मेरी, तो यहाँ पे मैं आपकी एक हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इशू है और इसको रिलीज़ करना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं एक फैसिलिटीज़ आपको देना चाहती हूँ यहाँ पे कि अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इस पे इन सारे अफर्मेशन को सम अप करके कैसे क्लेम करते हैं, कैसे सारे इश्यूज़ को रिलीज़ करना है, इसका एक सबकॉन्शियस हीलिंग मेडिटेशन रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे सकती हूँ। ये डेफिनेटली ये पेड होगा, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी है ताकि मेरी एनर्जीज़ और साईं बाबा की एनर्जीज़ आप लोगों को मिल पाएँ। तो एनर्जी एक्सचेंज भी ज़रूरी होता है। तो मैं काफ़ी लो चार्जेस रख के ये मेडिटेशन सबकॉन्शियस हीलिंग आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। इस मेडिटेशन में सारे इश्यूज़ की हीलिंग, मतलब ईगो से रिलेटेड जितने भी इशू है उसकी हीलिंग, उसके पॉजिटिव अफर्मेशन, उसको रिलीज़ कैसे करते हैं वो सारा रिलीज़ करने का प्रोसेस होगा। और फॉरगिवनेस भी होगा कि एक ऐसा भी होगा बीच में कि जो लोग भी पास्ट में जो लोग भी आपको ईगो दिखा चुके हैं या फिर आपने जिन लोगों को ईगो दिखा दिया है, तो उनका भी उनको इनवाइट करके उनके साथ भी आपके कॉर्ड कटिंग और एनर्जीज़ को रिलीज़ करने वाला भी पार्ट होगा। ओवरऑल 50 मिनट या 1 घंटे का मेडिटेशन होगा। ये मैं रिकॉर्ड करके आपको दे सकती हूँ, जिसमें कि आप प्रॉपर चाहें तो एक दिन में या हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार ये मेडिटेशन करके आप अपने ईगो इशू को हील कर सकते हैं। इतने सारे इश्यूज़ होते हैं ईगो के, तो ये ईगो एक ही बार में रिलीज़ नहीं होता, इसलिए मैं रिकॉर्ड करके देने की बात कर रही हूँ। क्योंकि कई सारी इश्यूज़ आपके अंदर होंगे तो वो धीरे 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 करके रिलीज़ होगा। ये मेडिटेशन जो रिकॉर्डेड होगा इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या कई बार इश्यूज़ अपने हील कर सकते हैं। हर बार आपको एक नई पॉजिटिव एनर्जीज़ मिलेगी आपको हमेशा इस मेडिटेशन में। क्योंकि इस सबकॉन्शियस हीलिंग मेडिटेशन में साईं बाबा की एनर्जीज़ भी क्लेम करूँगी कि वो चैनल करें अपनी एनर्जीज़, अपनी ईगो फ्री एनर्जीज़, और सभी लोगों को हील करें और सभी लोगों के इश्यूज़ खुद ले लें और उनको पॉजिटिविटी दें। तो जिन लोगों को भी अगर ये हेल्प चाहिए होगी, खुद से कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। अगर हेल्प ये चाहिए होगी तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर दे दे रही हूँ, अभी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अगर आप लोग चाहेंगे, अगर लोग आएंगे मेरे पास, तो मैं इसको रिकॉर्ड करूँगी और आपको कल छोड़ के संडे या मंडे तक आपको ये सबकॉन्शियस हीलिंग मेडिटेशन ईगो रिलेटेड मिल जाएगा। वैसे तो इसका जो इफ़ेक्ट है आपको 1 बार या 2-3 बार में ही दिख जाएगा, बट अगर आपको आगे भी कंटिन्यू करना होगा तो आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे जब भी आपके इशू सरफेस पे आए ईगो वाला, तब आप इसको करके इसको रिलीज़ कर सकते हैं। वो मेडिटेशन इसी तरीके से डिज़ाइन करूँगी कि आपको बाद में भी काम आए। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैं नंबर दे दूँगी और आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको चाहिए हो तो। और बाकी खुद से हीलिंग करने का प्रोसेस तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसको यहीं समाप्त करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, ओम साईं।